आ जाओ भी आ जाओ। शुरू करने जा रही है MCQs ऑन द फाइनेंशियल मैनेजमेंट, पेज नंबर 62 आउट ऑफ 237 से चैप्टर नंबर 7। पेजेस बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं और टाइम हमारे पास है कम, तो अभी क्या करेंगे हम फ़िलहाल सिर्फ क्वेश्चन पढ़ेंगे और उसका आंसर चेक करेंगे। ठीक है, थोड़ा थोड़ा दिमाग में डालते जाएंगे, हम पूरी डिटेल में नहीं जाने वाले हैं यहाँ पर, ताकि हमारी जल्दी से फिनिश हो जाए, नहीं तो हम एक ही सब्जेक्ट पर आ जाएंगे। तो चैप्टर 7 इज़ टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ठीक है, शुरू करते हैं। द डिफरेंस इन द वैल्यू ऑफ मनी टुडे एंड टुमारो इज़ रेफर्ड टू एज, यस, डिफरेंस ऑफ द वैल्यू ऑफ मनी टुडे एंड टुमारो इज़ रेफर्ड एज टाइम वैल्यू ऑफ द मनी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी एक्सप्लेन्स दैट अ यूनिट ऑफ मनी रिसीव्ड टुडे एंड एट द सेम टाइम इन द फ्यूचर क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, या फिर आज जो होता है उसकी कीमत कम होती है जो कि फ्यूचर में रिसीव होगा, या फिर अ यूनिट ऑफ मनी रिसीव टुडे इज़ वर्थ मोर, आज की कीमत ज़्यादा है, रिसीव टुडे इज़ वर्थ मोर देन ए यूनिट रिसीव्ड इन द फ्यूचर, उस कीमत की जो कि फ्यूचर में होगी, या नन ऑफ द अबव। आप बताओ उसको क्या आंसर है। इसका आंसर जो दे रखा है, आंसर दे रखा है सी, यानी एक यूनिट ऑफ मनी रिसीव टुडे इज़ वर्थ मोर देन यूनिट रिसीव्ड इन द फ्यूचर। कीमत मनी की आज ज़्यादा है फ्यूचर से। ठीक है, जैसे कि 1000 रुपये की कोई चीज़ हम खरीदते हैं, फ्यूचर में हमेशा वैल्यू कम होती जाती है, तो आज ज़्यादा होगी, फ्यूचर में कम होगी। आज हम 1000 रुपये का एक सामान खरीद पा रहे हैं, तो क्या फ्यूचर में भी 1000 रुपये का वही सामान खरीद पाएंगे? नहीं, हमें ज़्यादा पैसे देने होंगे, क्योंकि फ्यूचर में वैल्यू घटती जाती है मनी की। ठीक है, वैल्यू घटती, सेम चीज़ को खरीदने के लिए फ्यूचर में हमें ज़्यादा पैसे लगेंगे, यानी वैल्यू कम होगी मनी की। तो हमेशा ही फ्यूचर में मनी की वैल्यू घटती जाती है, यानी आज कीमत ज़्यादा रहती है, फ्यूचर में कीमत कम रहती है। इसको दिमाग में बिठा लो, मनी की कीमत घटती जाती है। अ यूनिट ऑफ मनी रिसीव्ड टुडे इज़ वर्थ मोर, आज के टाइम पर मनी की कीमत ज़्यादा है जो कि फ्यूचर में होने वाली है। ठीक है, समझ के बाद कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आज मनी की कीमत ज़्यादा, 1000 रुपये में जो आज सामान खरीद पा रहे हैं, फ्यूचर में वो खरीद नहीं पाएंगे, हमें ज़्यादा पैसे लगेंगे, यानी मनी की कीमत कम हो गई है। तो आज ज़्यादा होती है, फ्यूचर में कम होती है। इसको दिमाग में उठा लो, ये बहुत गलती हो जाती है। जो सिंपल सा क्वेश्चन है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी एग्जिस्ट्स नॉट ड्यू टू, नॉट किसके करके नहीं टाइम वैल्यू है, पॉसिबिलिटी टू इंक्रीज प्रॉफिट्स, इन्फ्लेशन होता है उसके करके, बिल्कुल सही है। पर्सनल कंजम्पशन प्रेफरेंस इज डिलेड, सही है। फॉर गोइंग री इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर सम टाइम, ओके, ठीक है। तो इसमें क्या नहीं है, किसके करके, पॉसिबिलिटी किससे नहीं होता है, पॉसिबिलिटी टू इंक्रीज प्रॉफिट से मनी वैल्यू एग्जिस्ट करती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ए इज़ द करेक्ट आंसर की द टाइम वैल्यू ऑफ मनी एग्जिस्ट नॉट ड्यू टू, इसके करके द पॉसिबिलिटी टू इंक्रीज प्रॉफिट, नो। तो ए इज़ द राइट आंसर। फोर्थ पे आ जाओ, टाइम वैल्यू ऑफ मनी फैसिलिटेट्स कंपैरिजन ऑफ द कैश फ्लो अकरिंग एट डिफरेंट टाइम पीरियड्स बाय कैसे, डिस्काउंटिंग ऑल द कैश फ्लोज एट ए कॉमन पॉइंट ऑफ टाइम, यस। कंपाउंडिंग ऑल द कैश फ्लोज टू ए कॉमन पॉइंट ऑफ टाइम, यस। यूजिंग ईदर ए और बी, यस। तो इसका सही आंसर आएगा सी, यूजिंग इधर ए और बी। ये तो डिस्काउंट करके, ये तो कंपाउंड करके आप कर लो। ठीक है, कैश फ्लोज को एट ए कॉमन पॉइंट ऑफ टाइम। इसका फार्मूला जो होता था बेसिकली, प्रेजेंट वैल्यू, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, मतलब प्रेजेंट वैल्यू अगर निकालनी इज इक्वल टू कैश फ्लो डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर इन डिस्काउंट रेट रेज्ड पर एन यूनिट, एन क्या है, टाइम, मतलब 1 साल के लिए लगाए तो एन की वैल्यू 1 हो जाएगी, 2 हो जाएगी, 3, इस तरह से कितने टाइम पर कितनी वैल्यू हो जाएगी वो ऐसे निकालते हैं कि प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू कैश फ्लो डिवाइडेड बाय, मतलब इस सिग्मा करके निकाल देते हैं कि जिस टाइम पर जितना कैश फ्लो आ रहा है उसको कर देते हैं। तो डिस्काउंटिंग, कंपाउंडिंग भी है और डिस्काउंटिंग कैश फ्लो कॉमन पॉइंट ऑफ टाइम भी है। ठीक है, तो फिफ्थ आ जाओ, द इंटरेस्ट रेट ऑन ए लोन और फाइनेंशियल प्रोडक्ट restated from the nominal interest rate as an interest rate with annual compound interest payable, and which is used to compare the annual interest between loan with different compounding terms, डेली, मंथली, एनुअली और अदर, इज कॉल्ड, क्या कहते हैं, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट, कंपाउंड इंटरेस्ट रेट, सिंपल इंटरेस्ट रेट या डिस्काउंटेड इंटरेस्ट रेट। इसका सही आंसर आएगा
इफ़ेक्टिव इंटरेस्ट रेट, क्या कहेंगे इसको, इफ़ेक्टिव इंटरेस्ट रेट। जब हम बात करते हैं कंपाउंडिंग की डेली, मंथली, एनुअली, डेली, मंथली, एनुअली, तो उसको कहते हैं इफ़ेक्टिव इंटरेस्ट रेट। ठीक है, तो ये इफ़ेक्टिव एनुअल इंटरेस्ट रेट, द रियल एनुअल रिटर्न ऑन ए सेविंग अकाउंट और एनी इंटरेस्ट पेइंग इन्वेस्टमेंट व्हेन द इफेक्ट्स ऑफ द कंपाउंडिंग ओवर टाइम आर टेकन इनटू अकाउंट। तो यहाँ वही बात हो रही है, कंपाउंडिंग हो रही है। ठीक है, कंपाउंडिंग हो रही है, तो जो इंटरेस्ट रेट होगा उसको हम कहेंगे इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट। कंपाउंड मत कर देना उसको, जब कंपाउंडिंग होती है जो इंटरेस्ट रेट होता है उसको कहते हैं इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट। ठीक है, ये याद रहेगा। आजो आगे 6 पर आजो, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ एन्युटी हैज़ ए हायर प्रेजेंट वैल्यू। किस तरह की एन्युटी की हायर प्रेजेंट वैल्यू होती है? ऑर्डिनरी एन्युटी, एन्युटी ड्यू, द प्रेजेंट वैल्यू डज नॉट चेंज, या एन्युटी प्रेजेंट। जो भी हमेशा ध्यान रखना, इसका आंसर है बी। जो भी एन्युटी ड्यू होती है ना, अगर ड्यू है तो बेटा उसका हायर प्रेजेंट वैल्यू होगी। ठीक है, जो कि एन्युटी, एन्युटी क्या होता है, किसी एन्युटी मतलब होता है कि जैसे अपने फ्यूचर कार एक खरीदी है आपने, तो इसका जो इंस्टॉलमेंट बन जाता है वो क्या बन जाता है एक्चुअली, एन्युटी जैसे। ठीक है, तो हम अभी हम फ्यूचर में देखेंगे इस वक्त टोटल कितना पेमेंट करना है, उसके हिसाब से एक इक्वल अमाउंट को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ठीक है, आज की वैल्यू जो होगी वो जो मनी की आज की वैल्यू वो ज़्यादा है, फ्यूचर में वैल्यू कम हो जाती है ना। लेकिन वो इंटरेस्ट भी ले रहे हैं, वो इंटरेस्ट के फैक्टर को भी कैलकुलेट करके, टाइम वैल्यू कैलकुलेट करके जो फ्यूचर की वैल्यू बनेगी फिर उसको इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देते, तो एन्युटी बन जाती है। ठीक है, एन्युटी इज़ द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन यू एंड द इंश्योरेंस कंपनी इन विच यू मेक अ लमसम पेमेंट और सीरीज ऑफ पेमेंट एंड इन रिटर्न रिसीव रेगुलर इनकम। मतलब ये तो बात होगी इंश्योरेंस कंपनी के बीच में। इसी तरह से जब व्हीकल वगैरह हम खरीदते, कार लोन भी लेते हैं, तो उसमें भी एक पर्टिकुलर फिक्स अमाउंट को बना देते हैं। जब हम फिक्स अमाउंट की पेमेंट कर रहे होते हैं कुछ पर्टिकुलर चीज़ के लिए, तो उसे एन्युटी कहते हैं। उसका फार्मूला ये होता है, पी वी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द ऑर्डिनरी एन्युटी निकालते हैं सबसे पहले हम, इजकल टू पी यानी वैल्यू ऑफ ईच पेमेंट इनटू 1 माइनस 1 प्लस आर रेज़्ड टू माइनस एन होल डिवाइडेड बाय आर। याद रहेगा फार्मूला। इसमें माइनस एन की बातें हो रही हैं, ध्यान से देख लो। यहाँ पर पी यानी ईच इंस्टॉलमेंट की बात हो रही है, या फिर पी वी इंटू आर डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1 प्लस आर रेज़्ड टू माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, ये तो मैथ, सिंपल मैथ है। पी वी इज इक्वल टू यानी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द ऑर्डिनरी एन्युटी इज इक्वल टू पी इंटू 1 माइनस 1 प्लस आर रेज़्ड टू माइनस एन डिवाइडेड बाई आर। तो जो भी एन्युटी ड्यू होता है ना बेसिकली, उसकी हमेशा ही प्रेजेंट वैल्यू हायर होती है, तो ये याद रख लेना, बी इज़ द राइट आंसर। The process of investing money as well as reinvesting interest earned thereon would be described as discounting, investing, depreciating या compounding। तो उसका सही आंसर है compounding। ये सभी जानते हैं, बच्चा जानता है। Which are the two basic techniques for adjusting time value of the money? Time value का adjust करने के 2 मेथड कौन कौन से? discounting and compounding, valuing and discovering, appreciating and depreciating, budgeting and forecasting। तो सही आंसर इसका है A, discounting and compounding। ठीक है, जब भी बात आ रही है डिस्काउंटिंग वाला, डिस्काउंट रेट लिख लेते हैं। ठीक है, हमेशा आर की बातें हो रही हैं, और कंपाउंडिंग मतलब कंपाउंड करते जा रहे हैं, इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लगता जा रहा है। ठीक है, तो कंपाउंडिंग होती है और डिस्काउंटिंग होती है। ये हमेशा डिस्काउंट रेट पे चलते हैं, रेट ऑफ रिटर्न और कंपाउंड करते हैं उस चीज़ को। ठीक है, तो ये दो बातें होती है जब भी टाइम वैल्यू कंसिडर करते हैं, तो डिस्काउंटिंग एंड कंपाउंडिंग। द फार्मूला फॉर फाइंडिंग द फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन ऑर्डिनरी एन्युटी A, using the amount of installment P, interest per rate per period I, number of installment N is, ये अभी भी बात करके आए हैं, इसका सही आंसर है वो है A इज इक्वल टू P, यहाँ पर मल्टीप्लाई 1 प्लस I रेज़ टू पर N माइनस 1 डिवाइडेड बाय I। तो यहाँ पर P इंटू, ये भी हम देख कर आए हैं, कहाँ चला गया, P इंटू 1 माइनस 1 प्लस आर रेज़ टू माइनस 1 डिवाइडेड बाई आर। तो यह फ्यूचर वैल्यू ऑफ द ऑर्डिनरी एन्युटी का फार्मूला P इंटू 1 प्लस आई रेज़ टू N माइनस 1 डिवाइडेड बाई आई, मतलब तो ये फ्यूचर वैल्यू के लिए है। जब प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, ये तो ये ईच इंस्टॉलमेंट है, पीरियोडिक पेमेंट जो है वो है P, यहाँ पर लिखा है पीरियोडिक पेमेंट P है। ठीक है, और ये N इज़ नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स, और I इज़ डिस्काउंट रेट, समझ लो इसको, इंटरेस्ट रेट जो भी बोलना है इसको। ठीक है,
तो ये रहता है हमारा फार्मूला, ये फ्यूचर वैल्यू के लिए है, इसमें n होता है और बाद में माइनस आता है, ठीक है। और जो हमारा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी निकालना है तो उसमें 1 पहले आता है, 1 माइनस 1 प्लस आर रेज़ टू पावर माइनस n आता है डिवाइडेड बाई आर आता है, ठीक है। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दी एन्युटी आती है, पी द नंबर वैल्यू ऑफ ईच पेमेंट, वो तो सेम ही है। तो ये बात समझ लो कि जब फ्यूचर वैल्यू निकालनी है तब 1 प्लस आई रेज़ टू पावर n रहेगा, -1 सिंपल चलेगा हमारा, ठीक है। लेकिन जब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द एन्युटी निकालनी है तो बेटा p इंटू 1 माइनस उल्टा हो जाएगा, 1 माइनस 1 प्लस आर रेज़ टू पावर -n हो जाएगा, पहले 1 आ जाएगा, -1 प्लस आर रेज़ टू -n हो जाएगा डिवाइडेड बाई आर आ जाएगा। और जब हमने निकालनी है फ्यूचर वैल्यू तो 1 प्लस आर रेज़ टू पावर n माइनस 1 हो जाएगा डिवाइडेड बाई आर, बाकी तो नीचे डिवाइडेड बाई आर या आई जो भी लगाना है वो लगा दो। समझ में आ गई बात। फ्यूचर वैल्यू में सिंपल चल रहे हैं, जैसे कंपाउंडिंग करते हैं वैसे ही चलेंगे, लेकिन जब उसको प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे उस एन्युटी की तो -n में चलेंगे, 1 माइनस करके, 1 माइनस 1 प्लस आर रेज़ टू पावर -n डिवाइडेड बाई आर। समझ में आ रही है बात, याद रहेगा दिमाग में। चलो आ जाओ फिर, तो जो उसका सही आंसर आएगा वो आएगा ए पी इंटू, ये गलत लेके क्वेश्चन मार्क, पी इंटू 1 प्लस आर आई जो मर्जी लेना है, आर रेज़ टू पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय जो भी रेट ऑफ डिस्काउंट रेट जो भी है वो लेना है, ठीक है। और अगर वही हमने ये फ्यूचर वैल्यू है, अगर यही हमने प्रेजेंट वैल्यू निकालनी होती तो हम क्या करते हैं, p इंटू 1 माइनस 1 प्लस आर रेज़ टू पावर -n डिवाइडेड बाय आर ऐसा कर देते हैं, ठीक है। तो उसका सही आंसर तो ए है। चलो आगे आ जाओ 10th पर। जनरली the longer the term of an investment's maturity period, the higher the rate of interest. This can be reasoned with the risk is more holding securities for the longer period than the shorter. The investors therefore expect return compensate with the risk. क्या इसका आंसर पहला है या सेकंड? इन द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स फंड्स आर टाइड अप फॉर ए लॉन्गर पीरियड एंड फॉर दिस इन्वेस्टर्स वुड एक्सपेक्ट मोर रिटर्न्स, या सी बोथ ऑफ दीज, या डी नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर है यस both of these, C is the correct answer. Longer the term of maturity, higher the rate of interest, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट उस केस में ज़्यादा हो जाता है जितना लंबा आप इन्वेस्टमेंट मेच्योरिटी पीरियड रखोगे। द रिस्क इज़ मोर इन होल्डिंग द सिक्योरिटीज फॉर ए लॉन्गर पीरियड देन दिस शॉर्ट पीरियड, एंड इन्वेस्ट जो कर रहा है देयर फॉर एक्सपेक्ट द रिटर्न। जैसे कि वो पेंशन स्कीम वगैरह आती है तो उसमें वो क्या करते हैं, हम लमसम में हम हर महीने कुछ ना कुछ पेमेंट कर रहे हैं, अगर ज़्यादा टाइम के लिए तो हम ज़्यादा रिटर्न भी एक्सपेक्ट करते हैं। और सेकंड क्या लिखा है, इन द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट फंड्स आर टाइड अप फॉर द लॉन्गर पीरियड एंड फॉर दिस इन्वेस्टमेंट वुड एक्सपेक्ट मोर रिटर्न्स। डेफिनेटली दोनों की बातें एक ही बात कर रही हैं। 11th, which of the following is not an advisable financial strategy that may be followed by a finance manager of an organization when interest rates are low? जब इंटरेस्ट रेट बहुत कम है तो क्या पॉलिसी नहीं करनी चाहिए? तो इसका सही आंसर है सी, कि न्यू प्रोजेक्ट शुड बी सस्पेंडेड टेम्पररली टिल द इंटरेस्ट रेट ऑफ द इकोनॉमी इंक्रीजेज। न्यू प्रोजेक्ट शुड बी टेम्पररली सस्पेंडेड। तो सी इज द करेक्ट आंसर, याद रहे, ध्यान रख लेना इस चीज़ का। द फार्मूला फॉर डिटरमिनिंग द इफेक्टिव एनुअल इंटरेस्ट वेयर नॉर्म इज द नॉमिनल इंटरेस्ट रेट, नॉमिनल इंटरेस्ट रेट, ओके, नॉर्म यहाँ लिखा है, यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं नॉर्म, एंड एम इज़ द नंबर ऑफ कंपाउंडिंग पीरियड। तो हमने क्या निकालना है इसमें, इफेक्टिव एनुअल इंटरेस्ट रेट, EAR कह दिया इन्होंने, इफेक्टिव एनुअल इंटरेस्ट रेट। तो इसका जो सही आंसर है वो है ए, यानी EAR इफेक्टिव एनुअल इंटरेस्ट रेट इज इक्वल टू 1 प्लस नॉमिनल इंटरेस्ट रेट डिवाइडेड बाय m रेज़ टू पावर m, ये यहाँ पर इंटू होगा, इंटू वन क्यों होगा बेट, डिवाइडेड बाय 1 भी नहीं, मतलब नहीं है, एक बार देख लेते हैं। ये है -1 है, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट की जो है वो है 1 प्लस I डिवाइडेड बाय n। I इज़ द I क्या है हमारे यहाँ पर, I यहाँ पर हमारा नॉमिनल रेट है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ कंपाउंडिंग पीरियड्स रेज़ टू नंबर ऑफ कंपाउंडिंग पीरियड्स -1। ये है हमारा 1 प्लस नॉमिनल रेट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ कंपाउंडिंग पीरियड्स रेज़ टू नंबर ऑफ कंपाउंडिंग पीरियड्स -1, याद रहेगा इसे।
नॉमिनल रेट है, आई मतलब यहाँ पर नॉमिनल रेट की बात हो रही है, ठीक है। नंबर ऑफ कंपाउंड, एन इज नंबर ऑफ पीरियड, ठीक है। तो रेट, नॉमिनल रेट मतलब यहाँ पर आई में नॉमिनल रेट है, ये इफेक्टिव रेट है, ठीक है। तो ये -1 है यहाँ पर। इफेक्टिव रेट इज इक्वल टू 1 प्लस नॉमिनल रेट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पीरियड्स, नंबर ऑफ कंपाउंडिंग पीरियड्स रेज्ड पर नंबर ऑफ कंपाउंडिंग पीरियड्स -1। तो इसका ए इज़ द करेक्ट आंसर, याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इससे याद रख लेना इफेक्टिव रेट इज इक्वल टू 1 प्लस आई डिवाइडेड बाई एन रेज्ड पर n -1, ठीक है। वो नॉम करके थोड़ा सा कंफ्यूज कर देते हैं, आर समझ लेना इसको या आई समझ लेना, और नंबर ऑफ पीरियड n समझ लेना, रेज्ड पर नंबर ऑफ पीरियड्स ही होगा डेफिनेटली, ठीक है। नहीं भी समझ में आया तो देखना, नंबर ऑफ पीरियड्स हमेशा जो होते हैं ना वो जनरली m में रहते हैं, जब भी रेज टू बार देखना तो रेज टू बार नंबर ऑफ m रहते हैं, ठीक है। इस तरह का चलता है। तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। 13 पे आ जाओ। फार्मूला फॉर डिटरमिन द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ए फ्यूचर अमाउंट इन n ईयर्स इन द फ्यूचर एट द इंटरेस्ट रेट के इज़। तो प्रेजेंट वैल्यू जो होती है वो होती है हमेशा ही फ्यूचर वैल्यू इनटू n डिवाइडेड बाय 1 प्लस के रेज़ टू पर n, ठीक है। फ्यूचर वैल्यू निकालनी है, प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। प्रेजेंट वैल्यू में फ्यूचर वैल्यू इनटू n डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर रेज़ टू पर n होता है। तो ये बी इज़ द राइट आंसर। तो जब भी फ्यूचर वैल्यू के साथ फ्यूचर वैल्यू निकालनी होती है ना, सिंपल फार्मूला उसका फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इनटू 1 प्लस आर रेज़ टू पर n होता है। बहुत सिंपल, सबसे सिंपल फार्मूला ये है। और अगर हमने प्रेजेंट वैल्यू निकालना है तो उसका उल्टा जाएगा, फ्यूचर वैल्यू इनटू 1 मतलब फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर रेज़ टू पर n। सबसे सिंपलेस्ट फार्मूला ये है कि फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इनटू 1 प्लस आर रेज़ टू पर n, ठीक है। और अगर प्रेजेंट वैल्यू निकालनी तो उसका रिवर्स कर दो, सिंपल सा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या निकालना था, प्रेजेंट वैल्यू निकालनी थी। फ्यूचर वैल्यू निकालनी होती तो मल्टीप्लाई करते, प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है तो डिवाइड कर देंगे, फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर रेज़ टू पर n, ठीक है। ये फ्यूचर वैल्यू मतलब FVN ही समझ लो इसको, FVN फ्यूचर वैल्यू अमाउंट n ले रखा है, FVN, ठीक है। n कुछ भी नहीं है, FVN डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर रेज़ टू पर n है। तो इसका FVN डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर रेज़ टू पर n, दोनों एक ही दे रखे हैं, एक्चुअली दोनों एक ही दे रखे हैं, तो दोनों में से कुछ भी लगा दें यहाँ पर। तो आगे आ जाओ, आगे फटाफट 14 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फैक्टर दैट कंट्रीब्यूट्स टू द टाइम वैल्यू ऑफ द मनी, रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, इन्फ्लेशन, कंजम्पशन, ऑल ऑफ दी अब तो सारे के सारे फैक्टर ही हैं जो कि कंट्रीब्यूट कर रहे हैं हमारा। एन एन्युटी दैट इज़ नॉट शेड्यूल टू बिगन पेमेंट्स अंटिल ए गिवन डेट इज़ जनरली कॉल्ड, जो अभी तक शुरू नहीं हुई है तो उसको कहते हैं हम डेफर्ड एन्युटी। क्या कहते हैं, डेफर कर दिया उसको, टाइम से थोड़ा सा डिले कर दिया, डेफर्ड एन्युटी, ठीक है। आगे आइए 16 पर। विद द इंक्रीज इन द इंटरेस्ट प्रिवेलिंग इन द इकोनॉमी एंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मनी पेड इन द फ्यूचर विल विद इंक्रीज इन द इंटरेस्ट रेट इंक्रीज कर दिया, ठीक है। अभी सरकार ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया, सबका चेंज हो गया। तो प्रेजेंट वैल्यू द मनी पेड इन द फ्यूचर क्या हो जाएगा, विल इंक्रीज, डिक्रीज, मीन सेम, या फिर प्रेजेंट वैल्यू इन इंटरेस्ट रेट हैज़ नो रिलेशन, बिल्कुल रिलेशन तो है लेकिन वो इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा, इंक्रीज। अब जरा सोच के देखेंगे इसको। देखो जब भी प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू की बातें आ जाए ना, सिंपल तुम्हारे दिमाग में PV इज इक्वल टू FV डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर रेज़ टू पर आना जाना चाहिए, या फिर फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू 1 प्लस आर PV इंटू 1 प्लस आर रेज़ टू पर आना जाना चाहिए। अब ये देखो, अब क्या निकाल रहे हैं, द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मनी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द मनी क्या होगी, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय होता है ना, प्रेजेंट वैल्यू में फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर रेज़ टू पर एन होता है। तो अगर आर बढ़ेगा तो डेफिनेटली नीचे बढ़ेगा तो ओवरऑल PV कम हो जाएगी, तो ये डिक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। प्रेजेंट वैल्यू डिक्रीज़ हो जाएगी, बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। सोचना नहीं ज़्यादा, फार्मूला याद रख लो। द इंटरेस्ट रेट एडजस्टेड फॉर द इन्फ्लेशन इज जनरली कॉल्ड नॉमिनल, रियल, इन्फ्लेटेड या फिर इंटरनल। तो इसका सही आंसर है रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्या है, रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है द इंटरेस्ट रेट एडजस्टेड फॉर द इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन के लिए रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं, हम याद रख लेना। इन्फ्लेशन के लिए क्या कहते हैं,
कि रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट एडजस्टमेंट होती है, इंटरेस्ट रेट एडजस्टेड फॉर द इन्फ्लेशन इज जनरली कॉल्ड द रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट। इन्फ्लेशन के लिए रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट एडजस्टमेंट होती है, ये याद रख लेना, ठीक है। तो ये है रियल इंटरेस्ट रेट इज इक्वल टू 1 प्लस नॉमिनल इंटरेस्ट रेट डिवाइड 1 प्लस इन्फ्लेशन रेट, और ब्रैकेट में क्लोज करके -1, 1 प्लस नॉमिनल डिवाइडेड बाई 1 प्लस इन्फ्लेशन -1, ठीक है। तो रियल इंटरेस्ट रेट इज नॉमिनल इंटरेस्ट रेट माइनस इन्फ्लेशन रेट, ठीक है। नॉमिनल इंटरेस्ट रेट माइनस इन्फ्लेशन रेट, ये होता है हमारा कहाँ गया, इंटरेस्ट रेट एडजस्टेड फॉर द इन्फ्लेशन जनरली कॉल्ड रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। MCQs आगे, ये सॉरी ट्रू फॉल्स हम छोड़ रहे हैं, ऑब्जेक्टिव भी हम छोड़ रहे हैं। अगला चैप्टर करते हैं, अभी इसको वहीं समाप्त करते हैं, पेज नंबर 69 पर इसको कवर करते हैं, ओवर करते हैं।